Hello guys, welcome to Technical Anand. Today we are here to study the specimen paper of Hindi for ICSE 10th which is released by ICSC. Okay, recently. So आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए. तो सेक्शन ए जो कि 20 मार्क का है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पैराग्राफ बेस्ड है. मीन्स आपको पैराग्राफ बाहर से आएगा और उसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे MCQ में 10 मार्क के. और सेशन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रामर रहेगा, वो भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के. सेशन बी में 20 मार्क का रहेगा लेकिन 4 क्वेश्चन रहेंगे. एक साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरी का, एक साहित्य सागर पोयम का, एक नया रास्ता और एक एकांकी संचय. तो मैं बस साहित्य सागर पोयम और साहित्य सागर स्टोरी ही सॉल्व करूँगा क्योंकि इधर एनी 2 लिखा है. ओके, सो लेट स्टार्ट. सेशन ए 20 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके. प्रातःकाल प्रकृति की शोभा निराली होती है. सूर्य की सुनहरी किरणों के पड़ते ही प्रत्येक वस्तु सुनहरी सी लगने लगती है. हरी भरी घास पर ओस की बूंदें ऐसी प्रतीत होती है मानो सुंदर चमकीले मोती हों. पेड़ों की चोटियों को छूती हुई सूर्य की किरणें अद्भुत शोभा प्रदान करती है. पर्वत शिखर स्वर्ण रेखा से खचित प्रतीत होती है. चारों चारों ओर एक स्वर्गीय आभा, एक अलौकिक शोभा होती है. बाग बगीचे में फूल मुस्कुराने लगते हैं. सरोवर में कमल ने उन्नीदी पलकें खोल डाली. पशु अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगे. पक्षियों ने कलरव गाना आरंभ किया. प्रातःकाल की शोभा का स्वर्गीय आनंद सभी ले रहे हैं. यह शोभा निराली है. यह विकास की किरणें हैं. यह मन में आशा और उमंग भर रही हैं. सो प्रश्न, अभी हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हरी घास पर मोती से क्या चमकते हैं. सो ऑप्शन ए वर्षा की बूंदे, ऑप्शन बी रक्त की बूंदे, ऑप्शन सी ओस की बूंदे, ऑप्शन डी मोती. सो इधर अभी हम लोग ने पढ़ा था लाइन 2 में ओस की बूंदे, हरी घास पर ओस की बूंदे ऐसे प्रतीत होती है मानो सुंदर चमकीले मोती हों. ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट है. पर्वत, सेकंड क्वेश्चन, पर्वत शिखर कैसे प्रतीत होती है. ए स्वर्ण रेखा से खचित, बी काले रंग से खचित, सी बादलों से घिरे हुए या डी पेड़ पौधों से भरे. सो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि हमने 4th लाइन में पढ़ा कि पर्वत शिखर स्वर्ण रेखा से खचित प्रतीत होती है. ओके, सो उसी की वजह से एक स्वर्गीय आभास होता है ना हमको. ओके, बाद में क्वेश्चन नंबर 3, चारों ओर कैसी शोभा है. अलौकिक, रहस्यमयी, लौकिक या चमत्कारी. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अलौकिक. इधर 4th लाइन में दिया एक अलौकिक शोभा प्रतीत होती है. ओके, सॉरी. प्रातःकाल की शोभा किसकी किरणें हैं. ए विनाश की, बी विकास की, सी स्वास्थ्य की या डी प्रगति की. ओके, सो ऑप्शन बी विकास की ये सही उत्तर है. हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था अभी. हाँ, यह विकास की किरणें हैं. ओके, सो मन में क्या भर जाता है. दुख और आलस, असंतोष, आशा और उमंग, करुणा. तो आशा और उमंग आंसर है. यह मन में आशा और उमंग भर देती है, सबसे लास्ट लाइन में लिखा है पैराग्राफ के. ओके, प्रातःकाल में पशु क्या करते हैं. भागने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं. तो आंसर पशु अपने बच्चों को प्यार से पुकारने लगते हैं. 6th लाइन में दिया है पैराग्राफ के, तो आप रीड कर सकते हैं. यह शोभा डैश है, सही शब्द भरो. तो निराली इसका उत्तर सही उत्तर है क्योंकि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना. यह शोभा डैश है तो इधर निराली आएगा. ओके, कहाँ गया. अद्भुत शब्द का अर्थ बताइए. सो अनोखा, अद्भुत का मीनिंग वाला शब्द है क्योंकि अच्छा मतलब एकदम अच्छे से
साफ सुथरा वैसा हो गया। मतवाला मतलब उसका अलग ही मीनिंग है, अद्भुत से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और अधूरा मतलब आधा। पक्षियों ने कलरव कब आरंभ किया? प्रातःकाल में। प्रातःकाल के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है ना, तो आंसर प्रातःकाल ही है। उनिधि शब्द का अर्थ है नींद से भरी हुई। इधर लिखा है सरोवर में कमलों ने उनिधि पलकें खोल डाली। उनिधि मतलब नींद वाली पलकें। सुबह से भी उठते हो तो नींद वाली पलकें खोलते हो ना। ओके, सो ये पैराग्राफ हम लोगों ने अपना सॉल्व कर लिया। 10 मार्क का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ग्रामर। विलोम शब्द लिखे। अंतरंग तो बहिरंग उसका सही है। ओके, सही उत्तर है उसका। अनुराग का पर्यायवाची शब्द अनुराग तो नेह या प्रेम होना चाहिए। इधर प्रेम और ममता गलत है क्योंकि इसमें ममता है। ओके, इधर नेह और प्रेम। तो ममता मतलब बस माँ और बेटे का रिश्ता, लेकिन इसमें नेह प्रेम मतलब आप किसी से भी कर सकते हो, जैसे आपके कोई भी हो सकता है। राग विराग मतलब गुस्सा होना। आदर बिरादर मतलब रिस्पेक्ट करना। ओके, तो भाववाचक संज्ञा बताइए। उड़ना का उड़ान होता है, चढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं और पंख फैलाना नहीं। ओके, रामायण शुद्ध करें तो रामायण का यही शुद्ध है। रामायण रामायणा का शुद्ध करें तो रामायण उसका सही आंसर है। मुहावरों का अर्थ बताइए। गले का हार बहुत बुरी है, बहुत प्रिय, लालच होना, बहुत कष्ट देना। तो हम लोग को अपने गले का हार बहुत प्रिय होता है। ओके, निर्देशानुसार वाक्य शुद्ध करें। सो मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। भूतकाल में बदलना है हम लोग को, मीन्स पास्ट टेंस में बदलना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शन फ्यूचर में है, मीन्स भविष्य काल में वो। ओके, विशेष बदलिए, विशेषण बदलिए। अर्थ का मतलब आर्थिक होता है। ओके, इधर दाथी नहीं दथी होता है। दथी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दथी होता है। तो दथी का मतलब दही होता है, कर्ड दही। अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द लिखें जो कम बोलता हो। मितभाषी उसका सही है, जो कम बोलता हो। वचन बदले तो तारा का तारे हो जाएगा, तारो तारी सितारे नहीं। ओके, तो हम लोग का सेक्शन ए सॉल्व हो गया। अब सेशन बी। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे, शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो ये काकी के यहाँ से है, साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरी काकी। ओके, तो श्याम की माँ कौन थी? तो काकी उसकी माँ थी, श्याम की। ओके, घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था? काकी की मृत्यु की वजह से। ओके, श्यामू को किसने बताया था कि उसकी माँ भगवान के घर गई है? तो अबोध बालकों ने बताया था ना, जो शरारती होते हैं वो, उन्होंने बताया था कि तेरी माँ तो भगवान के पास चली गई। तो उसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है। आकाश में उड़ती पतंग देखकर श्यामू को कैसा लगा? वह खुश हो गया था क्योंकि उसने देखा कि उसके ज़रिए वो अपनी काकी को भगवान के घर से नीचे ला सकता है, धरती पर ला सकता है, अपने पास ला सकता है। काकी कहानी के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्ता इसका सही उत्तर है क्योंकि इन्होंने ही काकी रची हुई है। श्यामू ने अपने पिता की जेब में से क्या चुराया? रुपया चुराया। ओके, पहले उसने चवन्नी चुराई थी, बाद में उसने रुपया चुराया था, लेकिन आप लोग रुपया ही लिखो। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि श्यामू ने पहले क्या चुराया था, श्यामू ने पहले क्या चुराया था, तो तभी आप लिखना चवन्नी। ओके, और अगर दोनों एक साथ पूछेंगे कि श्यामू ने, जैसे इसने अभी पूछा है कि श्यामू ने अपने पिता के जेब से क्या चुराया, तो आप रुपये लिखना। ओके, विशेश्वर डैश होकर वही खड़े रह गए। तो हत बुद्धि, कम बुद्धि, जड़ बुद्धि या बुद्धिहीन। तो हद बुद्धि मीन्स एकदम चौंक गए वो, कि जब उन्होंने देखा कि उस पर काकी लिखा हुआ था, उन्होंने जब उनकी बात सुनी कि हम लोग इसके ज़रिए काकी को नीचे लेके आएंगे, तो वो एकदम चौंक गए। यह किसने मंगाई है? यहाँ पर यह मंगाई का किसने है, तो इसमें क्या आएगा? रस्सी, क्योंकि उसने सीढ़ी नहीं मंगाई, पतंग में नहीं, कलम में नहीं। उसने सीढ़ी किस लिए मंगाई थी? क्योंकि उसने अपने पापा की जेब से
चवन्नी ले ले इसलिए। नाइन्थ, नहीं किसी से नहीं कहूँगा, कथन का क्या वक्ता तथा श्रोता कौन है? तो भोला शामू से कहता है ना कि हाँ हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो प्रॉमिस करता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। लोग बड़ी कठिनता से किसको हटा पाए, किसे कठिनता से हटा पाए? तो श्यामू को, क्योंकि भोला तो तभी था ही नहीं, जवाहर तो उसमें बताया ही नहीं है, और विशेश्वर तो उधर मीन्स वो हट जाते हैं, तो उनको नहीं हटाया, शामू को हटाया है। अब 10 मार्क का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हम लोग ने अब तक 30 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट के 10 मार्क बाकी हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो एक काकी है, नहीं ये साखी के इसके पंक्ति है, साहित्य सागर पोयम से लिए हैं। फर्स्ट, कबीर जी किस काल के कवि थे? तो वो भक्ति काल के थे। इसका सही उत्तर है, क्योंकि 1769 से लेकर 1343 तक आदि काल चला। उसके बाद 1343 से 1643 तक भक्ति काल चला, फिर 1643 से 1868 तक रीत काल चला, उसके बाद 1868 से 2021 तक आधुनिक काल चला। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे देखो अभी स्पेसिमेन पेपर में आ ही चुका है, तो आप इसे नोट कर लें। ओके, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, ब्रज या फारसी? तो वो हमेशा पंचमेल खिचड़ी में लिखते थे। पंचमेल खिचड़ी मतलब हर भाषा को मिक्स करके लिखते थे। जैसे उनको ब्रज भी आता था, उनको अवधि भी आती थी, वो सब में लिखते थे, लेकिन वो ज़्यादातर पंचमेल खिचड़ी ही लिखते थे। श्याम सुंदर दास ने उनको यह बोला था कि वो हमेशा पंचमेल खिचड़ी ही यूज़ करते हैं। श्याम सुंदर दास, ओके, इन्होंने ही कबीरदास जी को बताया था कि वो हमेशा पंचमेल खिचड़ी यूज़ करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने उन्हें सदुकड़ी कहा था, मीन्स सदुकड़ी उन्हें उनकी कविता के लिए कहा था कि वो इतना अच्छा लिखते, सदुकड़ी उनके लिए कहा था। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी के डिक्टेटर कहा था, वाणी के डिक्टेटर। ओके, तो आप ये नोट कर ले, एग्जाम में आता है। श्याम सुंदर दास ने उन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा था कि वो हमेशा पंचमेल खिचड़ी का ही उपयोग करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने उन्हें सदुकड़ी कहा था उनकी कविता की वजह से, उनकी कविता को सदुकड़ी कहा था, उनको नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी के डिक्टेटर कहा था। तो ये आप नोट कर ले। यहाँ मैं का क्या अर्थ है? अहंकार। इसका सही उत्तर है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ होता है? हृदय में होता है उनका निवास। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीरदास जी की पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा ने किया था। वो 1398 में उनका जन्म हुआ था। वे काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, जो उन्हें लहरतारा नामक एक तालाब के पास छोड़ गई। नीरू नीमा नामक एक निसंतान जुलाह दंपति ने इनका पालन पोषण किया। ओके, तो आप नोट कर ले। 1398 में उनका जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा काशी में, और लहरतारा तालाब के पास वो उनको छोड़ गई। ओके, जुलाहा कास्ट की एक दंपति आई जिनका नाम नीरू और नीमा था। दंपति मतलब कपल होता है, कपल इंग्लिश में बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ। नीरू नीमा नाम के एक हस्बैंड वाइफ मीन्स कपल यानी दंपति आए जो निसंतान थे, मीन्स उनको बच्चा नहीं था, उनको बेबी नहीं था, तो उन्होंने कबीरदास जी को गोद ले लिया। ओके, उनका पालन पोषण किया। तो नीरू नीमा यानी सी ऑप्शन सही है। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी उनके गुरु थे। ओके, कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो बीजक नाम के ग्रंथ में है। उनका सारा जो जितना भी वाणी है ना, सब उनके इसी ग्रंथ में है, बीजक नाम के
बलिहारी का क्या अर्थ बलिहारी का अर्थ बताइए। तो न्यौछावर उसका होता है। न्यौछावर मतलब मीन्स बलिदान दे रहा हूँ आपके लिए, आपके ऊपर न्यौछावर हो रहा हूँ। ओके। बनराय शब्द का अर्थ बताइए। बनराय मतलब जंगल होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद मैंने सॉल्व नहीं किया है, अगर आप कुछ चाहिए तो आप खुद से सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है। मैं हमेशा साहित्य सागर पोयम और साहित्य सागर स्टोरी ही पढ़ता हूँ। तो आप लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं, एकांकी संचय और नया रास्ता। आप लोग ने देखा कि पेपर बहुत इजी था, बस पोयम में यहाँ से ही थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ हार्ड नहीं होगा, सब कुछ इजी ही था। पहले पैराग्राफ में आपने देखा, पहले जो क्वेश्चन में आपने देखा कि सीधे सीधे डायरेक्ट पैराग्राफ के सीधे उसमें से डाला था, मीन्स पैराग्राफ के सामने, मीन्स पैराग्राफ के अंदर सीधे सीधे लिखा था उसका आंसर। सब आंसर एकदम सामने ही था। मैंने देखो अंडरलाइन किया है, ये देखो प्रातः काल में सारा हुआ था, ओस की बूंदे पहले का आंसर, स्वर्ण से खचित दूसरे का आंसर इधर है, 4th लाइन में जो अंडरलाइन किया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उससे पहले पैराग्राफ का आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप सब समझ पाएंगे। जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ग्रामर का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 यानी सेशन बी में आपको बस 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने बस 2 ही सॉल्व किया है। ओके। तो पेपर मेरी तरफ से बहुत ईजी है। देखो हम लोग ने बस 16 यानी तो 17 मिनट में हम लोग ने पेपर सॉल्व कर लिया, और ये 1 घंटे का पेपर है, यानी मैंने आपको इतना समझा के सॉल्व किया। ओके। तो ये जल्दी भी हो सकता है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना, पेपर तो इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो पेपर 101% ईजी है। आप तो 37 के ऊपर स्कोर कर ही दोगे, ये मेरी गारंटी है। 37 के ऊपर आप स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से एकदम पेपर दोगे तो। ओके। इसमें तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। आपको तो बस टिक करना है। MCQ फॉर्मेट है, लेकिन MCQ फॉर्मेट भी टफ होता है। जैसे हम लोग ने देखा कि कबीरदास यानी जो पोयम में देखा आपने, कितना टफ क्वेश्चन थे। जैसे कि ये हम लोग को साहित्य सागर की बुक में नहीं दिया है कि कबीरदास जी कौन से काल के कवि थे, कबीरदास जी की कौन सी भाषा थी, मीन्स वो हमेशा कौन सी भाषा यूज़ करते हैं, उनका पालन पोषण किसने किया, उनका सारा कहानी का संग्रह किसमें था, उनके गुरु कौन थे, ये सब वो बुक में नहीं दिया है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको कवि, लेखक, इन सब के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। लेसन तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन इन सब के बारे में भी पढ़ना, क्योंकि MCQ है तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी ये भी पूछ सकते हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, इधर पूछा है ना, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मगहर में। तो वैसे ही और भी पूछ सकते हैं, तो आप रेडी रहना। ओके। तो हम लोग ने अभी हिंदी का पेपर सॉल्व कर लिया, अभी मेरा अगला पेपर जल्दी आएगा। ओके। तो ठीक है, बाय।